हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट होता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले ही पूरी सीरीज है एक, जिसकी फर्स्ट यूनिट आज अपलोड कर दी जाएगी। इसमें 4 यूनिट हैं, धीरे धीरे करके आपको 4 पार्ट में वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एग्ज़ाम से पहले इन चारों यूनिट को ज़रूर देख के जाएं। और आपके सबसे ज़्यादा 2 कमेंट देखने को मिले थे, जिसमें आपने कहा था क्वेश्चन के चारों आंसर ना बोल के सीधे उसका क्वेश्चन बोलो और राइट आंसर, तो इसमें उसी पे ध्यान दिया जाएगा। और दूसरा आपने कहा था क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको एक बार गूगल पर डालकर और बुक से मैच कर लिया गया था। आपको बीच में पता भी लग जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिन पे मैंने पेंसिल से राइट टिक कर रखा है। आपको कोई भी क्वेश्चन गलत प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, सब पर ध्यान दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके सेकेंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी धारा माल की आपूर्ति का समय निर्धारित करने से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 12 यानी कि 12। माल की आपूर्ति का समय निर्धारित करने से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करती है। कौन सी सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी धारा सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्धारित करने से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 13 यानी कि 13। सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्धारित करने से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करती है। थर्ड क्वेश्चन, आपूर्ति का समय उस बिंदु को तय करता है जब जीएसटी का उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दायित्व। आपूर्ति का समय उस बिंदु को तय करता है जब जीएसटी का दायित्व उत्पन्न होता है। 4, यदि माल की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है तो प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐसे सामान के लिए प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता होता है। ये आपको याद कर लेना है। 5, यदि माल की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय नहीं है तो प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि वह व्यक्ति जिसे माल वितरित किया गया है और वह व्यक्ति जिसे माल का कब्जा दिया गया है, वो ही प्राप्तकर्ता माने जाते हैं जब प्रतिफल देय नहीं होता है। 6, यदि सेवा की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है तो प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐसी सेवा के लिए प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता माना जाता है जब प्रतिफल देय है। 7, रिजर्व चार्ज का मतलब ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का या दोनों के डैश के बजाय डैश वस्तुओं या सेवाओं या दोनों द्वारा कर का भुगतान करने की देनदारी है। इसमें आप देख सकते हैं सीरीज में ऑप्शन ए दे रखा था, प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता, पर इसका ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। रिवर्स चार्ज का मतलब ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता वस्तु या सेवाओं या दोनों द्वारा कर का भुगतान करने की देनदारी है। ये गूगल पर सर्च कर ही आपको हर क्वेश्चन को आपको पहले डीप में एनालिसिस किया जाता है, फिर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपके बहुत से कमेंट देखे गए हैं जिसमें गलत क्वेश्चन करा दिए गए थे थोड़े, कुछ बच्चों ने उसमें कमेंट सेक्शन में बताए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करके ही आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर गलत बीच में आ रहा था उसका आपको हैंड टू हैंड राइट ऑप्शन बता दिया जा रहा है। इसके बाद भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए या बी से पहले, यानी कि चालान जारी करने की तारीख या चालान जारी करने की नियत तारीख। फॉरवर्ड चार्ज के मामले में आपूर्ति का समय चालान जारी करने की तारीख या चालान जारी करने की नियत तारीख से जो भी पहले हो वही आपूर्ति का समय माना जाता है। क्वेश्चन 9, भुगतान प्राप्ति की तारीख क्या है? ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है सी,
ए या बी से पहले, यानी कि वह तारीख जिस दिन भुगतान खाते की किताबों में दर्ज किया जाता है, या वह तारीख जिस दिन भुगतान बैंक खाते में जमा किया जाता है। इसमें से दोनों में से जो भी पहले हो वही भुगतान प्राप्ति की तारीख मानी जाती है। क्वेश्चन 10, 15/7/2017 को 25 लाख मूल्य की मशीन के लिए 1,25,000 की अग्रिम राशि के साथ एक खरीद आदेश प्राप्त हुआ और विक्रेता के खाते की पुस्तक में इसकी प्रविष्टि विधिवत की गई। 25/7/2017 को मशीन को असेंबल किया गया, देखते ही परीक्षण किया गया और खरीदार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चालान 30/8/2017 को बनाया गया और 23,75,000 का शेष भुगतान 10/9/2017 को प्राप्त हुआ। आपूर्ति का समय क्या होगा? जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, सेम आपको क्वेश्चन बता दिया गया था। वह तारीख जिस दिन भुगतान खाते की किताबों में दर्ज किया जाता है, या वह तारीख जिस दिन भुगतान बैंक खाते में जमा किया था, जो भी इसमें पहले हो वही आपूर्ति का यानी कि भुगतान प्राप्ति की तारीख मानी जाती है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसका भी आपको ऊपर निकल के गया था एक आपूर्ति वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 25/7/2017। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको इनका जो भी रूल है वो आपको याद कर लेना एक बार में और आपको पता देना है। इसमें आपूर्ति का समय पूछा गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये भुगतान प्राप्ति की तारीख बता दी गई थी। आगे क्वेश्चन आपको या पेपर में मिल भी सकता है, भुगतान की प्राप्ति की तारीख कौन सी मानी जाएगी। तो आप इसके एक तरीके से जो आपको MCQ क्वेश्चन देखा है, यही इसका फॉर्मूला है, तो आपको ये याद भी कर लेना है साथ के साथ। 11, माल के मामले में डैश से अधिक प्राप्त राशि के लिए आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर आपूर्ति के समय का चालान की तारीख माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1000। माल के मामले में 1000 से अधिक प्राप्त राशि के लिए आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर आपूर्ति के समय को चालान की तारीख माना जाएगा। 12 क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इनको। इसमें दे रखा है 4/9/2018 को 15 लाख की सेवा आपूर्ति के मामले में GST की राशि निर्धारित करें और चालान 31/8/2018 को जारी किया गया। भुगतान की तिथि 8/9/2018 है। GST दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसमें आपको बता रखा है 1/9/2018 को GST जो दर है वो 5 से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। तो आपको ये माइंड में रखना है और इसी को देखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 1,80,000। अगर आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो आप बता भी सकते हैं। जैसे ये 4th यूनिट कंप्लीट होंगी MCQ की, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी उठा लिया जाएगा। जो शॉर्ट आपके न्यूमेरिकल आने हैं इनको उस वीडियो में फॉर्मूला सहित आपको कवर करा दिया जाएगा, जिससे आपके ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व चार्ज तंत्र के तहत कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति का समय क्या है? इसमें ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, A या B या C से पहले। ये भी आपको एक फॉर्मूला ये याद कर लेना है। इसमें रिजर्व चार्ज तंत्र के तहत कर योग्य वस्तु की आपूर्ति का समय, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होगा माल की प्राप्ति की तारीख, या तारीख जिस पर भुगतान किया गया है, या आपूर्ति द्वारा चालान जारी करने की तारीख से 30 दिन के तुरंत बाद की तारीख को ही वस्तुओं की आपूर्ति का समय मान लिया जाता है, जो भी इनसे पहले हो। 14, 4/9/2018 को आपूर्तिकर्ता AV एंड कंपनी को रिजर्व चार्ज के आधार पर योग्य सामान का बिल देता है। AV एंड कंपनी 12/9/2018 को सामान प्राप्त करती है और 30/9/2018 को भुगतान करती है। आपूर्ति का समय निर्धारित करें। जैसे कि आपने ऊपर इसका फॉर्मूला दे ही रखा है, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा C 12/9/2018। 15, एक उदाहरण है जहां इसे वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A वाउचर। वाउचर एक उपकरण है जहां इसे वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है।
16 जब वाउचर के संबंध में आपूर्ति की पहचान की जा सके तो वाउचर की आपूर्ति का समय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाउचर जारी करने की तारीख को ही वाउचर के संबंध में आपूर्ति की पहचान की जा सके जो वाउचर की आपूर्ति का समय वाउचर जारी करने की तारीख है। 17 ये भी एक न्यूमेरिकल है। ABC लिमिटेड ने अपने ग्राहक के लिए जूते बनाने वाली कंपनी XYZ लिमिटेड से 20/8/2018 के 50 वाउचर खरीदे। जैसे कि आपको ऊपर वाउचर का फॉर्मूला बता ही दिया गया है, ये उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। 50 वाउचर खरीदे जिसमें से प्रत्येक की कीमत 100 रुपये है। वाउचर XYZ लिमिटेड द्वारा 20/9/2018 को जारी किए गए थे। वाउचर को XYZ कंपनी के खुदरा दुकानों पर भुनाया जा सकता है। ABC लिमिटेड के कर्मचारी ने 1/10/2018 को इसे भुनाया। वाउचर की आपूर्ति का समय निर्धारित करें। सेम आपको ऊपर न्यूमेरिकल MCQ में आया था, इसका ये फॉर्मूला है। जब वाउचर के संबंध में आपूर्ति की पहचान की जा सके तो वाउचर की आपूर्ति का समय क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन था वाउचर जारी करने की तारीख। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप वाउचर जारी करने की तारीख ही आपूर्ति का समय मानी जाती है वाउचर की। तो इसमें आप बीच में देख सकते हैं 20/9/18 को जारी किए गए थे। 100 रुपये वाले वाउचर हैं। वाउचर XYZ लिमिटेड कंपनी द्वारा 20/9/2018 को जारी किए गए थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं ऑप्शन ए, यानी कि 20/8/2018। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनके जो रूल दे रखे हैं बस उनको याद करना है और उनको अप्लाई कर देना है। नॉर्मली इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचर की आपूर्ति का समय क्या है जब वाउचर के संबंध में आपूर्ति की पहचान नहीं की जा सकती है। जब ये नहीं की जा सकती है वाउचर की आपूर्ति की पहचान, ये उसके लिए फॉर्मूला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाउचर के मोचन की तिथि। मोचन मतलब होता है जब इनको भुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19, सुरुश्री रीता 30/7/2018 को एक डिपार्टमेंटल स्टोर से 2000 रुपये का एक उपहार वाउचर खरीदा। इसे डिपार्टमेंटल स्टोर के किसी भी उत्पाद के बदले भुनाया जा सकता है और इसे 5/5 को अपनी शादी के अवसर पर अपने दोस्त के उपहार में दिया। 8/2018 इसके दोस्त ने 1/9/2018 को एक कॉस्मेटिक उत्पाद की खरीद के लिए इसे भुनाया। आपूर्ति का समय निर्धारित करें। अब आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, ऊपर इसका आपको फॉर्मूला बताई दिया था, जो भी रूल है इसमें बताई थी। जब आपको उसका वाउचर आपूर्ति का समय क्या है जब वाउचर के संबंध में आपूर्ति की पहचान नहीं की जा सकती। अब इसमें हम क्वेश्चन 19 में देख सकते हैं हमें आपूर्ति की पहचान का पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वाउचर के मोचन की तिथि। आप देख सकते हैं इसमें वाउचर के मोचन की तिथि, यानी कि जब उसको भुनाया जाता है तो उसके दोस्त ने 1/9/2018 को कॉस्मेटिक उत्पाद की खरीद के लिए इसे भुनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसका सी है 1/9/2018। सेम है जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा था, बस आप रूल बेस्ड है, रूल को याद कर लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। बस मेन चीज़ आपको रूल याद होना चाहिए सही से। 20, यदि आवधिक रिटर्न दाखिल करना हो तो अवशिष्ट मामलों में माल की आपूर्ति का समय क्या है। इसमें ऑप्शन दे रहे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तारीख जिस पर रिटर्न दाखिल किया जाना है। ये सब आपके रूल ही हैं, इन पर बेस्ड ही आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 21, अवशिष्ट मामलों में आपूर्ति का समय क्या है, यानी शेष सभी मामलों में जहां आवधिक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर के भुगतान की तिथि। अवशिष्ट मामलों में आपूर्ति का समय है, यानी शेष सभी मामलों में जहां आवधिक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तब कर के भुगतान की तिथि ही आपूर्ति का समय माना जाता है। 22, ब्याज विलंब शुल्क या जुर्माना या प्रतिफल के किसी भी विलंबित भुगतान के माध्यम से मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति का समय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की तिथि को ही आपूर्ति का समय माना जाता है जब ब्याज विलंब या शुल्क या जुर्माना या प्रतिफल के किसी भी विलंबित भुगतान के माध्यम से
मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति का समय क्या माना जाता है? ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की तिथि। आपको याद कर लेना, ये भी एक रूल है, आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल देखा जा सकता है पेपर में इससे रिलेटिव। 23, यदि सेवा के प्रावधान की तारीख से 30 दिनों के भीतर चालान जारी किया जाता है तो सेवा की आपूर्ति का समय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी से पहले, यानी कि चालान जारी करने की तारीख या वह तारीख जिस पर आपूर्ति को भुगतान प्राप्त होता है, जो भी इनसे पहले हो उसको ही सेवा की आपूर्ति का समय माना जाता है। यदि सेवा के प्रावधान की तारीख से 30 दिन के भीतर चालान जारी किया जाता है तब। 24, यदि निर्धारित अवधि के भीतर चालान जारी नहीं किया जाता है तो सेवा की आपूर्ति का समय क्या है? सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें चालान जारी नहीं किया है, तब देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी से पहले। वह तारीख जिस पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होता है या सेवा प्रदान करने की तारीख, जो भी इनमें पहले हो उसी को ही अवधि के भीतर चालान जारी नहीं किया जाता है तो सेवा की आपूर्ति का समय माना जाता है। 25, अग्रिम प्राप्त की तारीख सेवा की आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम के मामले में आपूर्ति का समय क्या है? खासकर जब अग्रिम रसीद के बाद सेवा का चालान और प्रावधान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही, यानी कि अग्रिम प्राप्त तारीख सेवा की आपूर्ति के समय प्राप्त अग्रिम के मामले में आपूर्ति का समय, खासकर जब अग्रिम रसीद के बाद सेवा का चालान और प्रावधान किया जाता है, ये बात सही है। 26, सेवाओं की निरंतर आपूर्ति का अर्थ उन सेवाओं की आपूर्ति है जो डैश भुगतान दायित्वों के साथ डैश से अधिक अवधि के लिए एक अनुबंध के तहत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती हैं या प्रदान करने के लिए सहमत होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महीने आवधिक, यानी कि सेवा की निरंतर आपूर्ति का अर्थ उन सेवाओं की आपूर्ति से है जो 3 महीने भुगतान दायित्वों के साथ आवधिक से अधिक अवधि के लिए एक अनुबंध के तहत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती हैं या प्रदान करने के लिए सहमत होती हैं। 27, बीमा सेवा प्रदाताओं और बैंकों के मामले में टैक्स चालान जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 45 दिन। 45 दिन बीमा सेवा प्रदाताओं और बैंकों के मामले में टैक्स चालान जारी करने की अधिकतम समय सीमा है। 28, यदि कोई संबंध उद्गम भारत के बाहर स्थित सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त करता है तो सेवा की आपूर्ति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए या बी से पहले। संबंध उद्गम प्राप्तकर्ता के खाते की आपूर्ति में प्रविष्टि की तारीख या भुगतान की तारीख, जो भी पहले हो उसी को ही संबंध उद्गम भारत के बाहर स्थित सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त करता है तो सेवा की आपूर्ति का समय माना जाता है। 29, कर योग्य चालान में दर्शाई गई राशि से 1000 तक अधिक कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए सेवाओं की आपूर्ति का समय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर चालान जारी करने की तारीख या प्रतिफल की प्राप्त करने की तारीख को ही आपूर्ति का समय माना जाता है जब 1000 तक अधिक कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। 30, श्री एक्स ने भुगतान प्राप्त कर लिया है लेकिन बैंक खाते में जमा नहीं किया तो भुगतान प्राप्त करने की तारीख क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी से पहले, यानी कि बैंक खाते में जमा की तारीख या वह तारीख जिस दिन आपूर्तिकर्ता के खाते की किताब में भुगतान दर्ज किया जाता है। इनमें से जो भी पहले हो उसी को भुगतान प्राप्त की तारीख मानी जाती है। 31, कर की दर में परिवर्तन के मामले में आपूर्ति का समय निर्धारित करने के प्रावधान को कौन सी धारा नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 14, यानी कि 14। 32, निम्नलिखित में से किस स्थिति में नई दर लागू होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जब माल की आपूर्ति कर की दर में बदलाव से पहले की गई हो लेकिन चालान और भुगतान की रसीद कर की दर के
दर में बदलाव के बाद जारी की गई हो तब नई दर लागू होगी। 33 निम्नलिखित में से किस स्थिति में पुरानी दर लागू होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब माल की आपूर्ति कर की दर में बदलाव के बाद की गई है लेकिन चालान और भुगतान की रसीद जारी करना कर की दर में बदलाव से पहले है, तब पुरानी दर ही लागू होगी। ये तब देखा जाता है जैसे आपने कोई सेवा या वस्तु खरीदी है, फिर उसके बाद ही जैसे दर में बदलाव हो जाता है कि इस पर गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, इस पर X% है वो इंक्रीज हो गई है या लेस हो गई है, कम हो गई है, तब ये चीज़ें देखी जाती हैं, उसके लिए ये रूल बनाए गए हैं। 34 माल की निरंतर आपूर्ति के मामले में चालान से पहले या कब जारी किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खातों या भुगतान का विवरण प्राप्त होता है तब चालान से पहले ही किया जाना चाहिए। 35 माल की आपूर्ति के मामले में चालान जारी करने की नियत तारीख क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माल हटाने से पहले या माल की कोई भी तारीख को ही माल जारी करने की नियत तारीख होगी। 36 जहाँ माल की आपूर्ति से संबंधित एक ही खेप के लिए कई चालान जारी किए जाते हैं वहाँ आपूर्ति का समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक चालान की आपूर्ति के समय की गणना अलग से की जाएगी। 37 ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे आपको रूल बताए गए थे उन्हीं पे बेस्ड है। श्रीमान एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार के CTD से नीलामी में सामान, अपशिष्ट और स्क्रैप खरीदा। यह घटना का कालक्रम इस प्रकार है। श्री ए द्वारा माल की प्राप्ति की तारीख 24/9/2018, वह तिथि जिस पर भुगतान श्री ए के खाते में किताबों में दर्ज किया गया 21/9/2018, वह तारीख जब भुगतान बैंक में डेबिट किया गया है श्री ए का खाता 22/9/2018। आपूर्ति का समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको आपूर्ति का समय बताया गया था, या तो आप किताबों में दर्ज करो या जब बैंकों में किया जाता है और वो उसमें से जो भी पहले हो उसी को माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 21/9/2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 जहाँ माल को बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति है। इस मामले में आपूर्ति प्रावधानों के समय को कौन सी धारा नियंत्रित करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारा 12 यानी कि 12। 39 देश का अर्थ है माल की आपूर्ति जो एक अनुबंध के तहत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमत होती है, चाहे वह तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नाली के माध्यम से हो या नहीं, और जिसके लिए आपूर्ति चालान करता है प्राप्तकर्ता को नियमित या आवधिक आधार पर, और इसमें ऐसे सामानों की आपूर्ति शामिल है जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माल की नियंत्रण आपूर्ति। 40 कार्य अनुबंधों के मामले में आपूर्ति का समय ज्ञात करने में कौन से प्रावधान लागू होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारा 13 कार्य अनुबंध के मामले में आपूर्ति का समय ज्ञात करने के लिए प्रावधान लागू होंगे, धारा 13 के जो भी प्रावधान है। 41 जहाँ सेवाओं की आपूर्ति ऑनलाइन की जाती है वहाँ आपूर्ति का समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी, यानी कि सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, बी, धारा 13। ये आपको याद कर लेना है। जब भी ऑनलाइन की जाती है वह आपूर्ति का समय क्या होगा? तो सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, धारा 13 के जो प्रावधान उनको माना जाएगा। 42 यदि कर की दर में बदलाव से पहले 95 काम पूरा हो चुका है, ये 95% है जो डॉट लिख रहे हैं, 95% काम पूरा हो चुका है लेकिन आपूर्ति पूरी होने के बाद ही चालान जारी किया जा सकता है, तो लागू होने वाले कर की दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दर लागू होगी, क्योंकि हमने 95% कर रखा है, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। जब आपको पूरा काम हो जाएगा तब आपकी
चालान जारी करेंगे और चालान जारी जब करेंगे तो नई दर लागू हो ही जाएंगी, इसलिए इसका राइट आंसर आप नॉर्मली कॉमन सेंस लगा भी आप इसको राइट आंसर बता सकते थे इसका। 43 अग्रिम रसीद पर कर का भुगतान न करने की छूट केवल माल के आपूर्तिकर्ता को है, सेवा प्रदाता को नहीं। यह बात कैसी है, गलत है या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है। 44 किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में डैश का अर्थ उक्त सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति होगा और इसमें आपूर्ति के किए गए सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सप्लायर। 45 आपूर्ति का समय जिस हद तक यह आपूर्ति के मूल्य में ब्याज, विलंब शुल्क या जुर्माने के रूप में वृद्धि से संबंधित है, वह तारीख होगी जिस दिन आपूर्तिकर्ता को ऐसी अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिफल के भुगतान में देरी। जब आप प्रतिफल के भुगतान में देरी करते हैं तब ये बात लागू होती है। 46 मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ एक अनुबंध किया और 30 सितंबर 2018 तक भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। यदि भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो उन्हें 100 रुपये प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। अभी तक विलंब शुल्क का कोई भुगतान नहीं किया गया है। श्री ए पर देय विलंब शुल्क के संबंध में आपूर्ति का समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपूर्ति का समय उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि जब आपने प्रतिफल ही नहीं दिया उसको और विलंब शुल्क का भी भुगतान नहीं किया है तो इस समय कोई आपूर्ति का समय उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जब विलंब शुल्क आप देते हैं, आपूर्ति जब टाइम पर नहीं देते हैं, फिर उसके बाद जब विलंब शुल्क पेमेंट कर देते हैं वही आपूर्ति का समय माना जाता है। इसमें ना आपने आपूर्ति के समय उसका पेमेंट करा, ना ही विलंब शुल्क का, इसलिए आपूर्ति का समय उत्पन्न ही नहीं हुआ। 47 रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के मामले में सेवा की आपूर्ति का समय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी से पहले। ज़्यादातर आपको जीएसटी में क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही देखने को मिलेंगे, फिर भी आप इनको समझ से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही डी सबका माने हैं, पहले पहले वाला कभी बाद में भी हो सकता है कुछ, इसलिए आपको इनको समझ के ही पढ़ना है। इसमें दे रखा है वह तारीख जिस पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। बी चालान जारी करने की तारीख से 60 दिन के तुरंत बाद की तारीख, जो भी पहले हो उसको ही रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के मामले में सेवा की आपूर्ति का समय माना जाता है। 48 श्री राहु एक वकील श्री केतु से कानूनी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। भुगतान की तारीख, चालान आदि के बारे में जानकारी इस प्रकार है। श्री केतु द्वारा 15 अप्रैल 2000 को जारी किया गया चालान। फिर दूसरी बात दे रखी है, श्री केतु द्वारा 5 मई 2000 को भुगतान प्राप्त हुआ। तीसरी बात दे रखी है, भुगतान की तिथि किताबों में दर्ज की गई राहु के खातों की संख्या 1 मई 2000। सेवाओं की आपूर्ति का समय क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं जब इसमें बताया था रूल था, आप रूल आपको याद होगा तो आप इसका बता सकते हैं। तो सीरीज में इसका सी दे रखा जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आपने आपूर्ति किताबों में दर्ज की है, यानी कि ए 1 मई 2000। इसलिए आप इसमें देख सकते हैं जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसको डीप में एनालिसिस कर कर आपको राइट आंसर बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद इसका 3rd 4th पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म के मामले में सेवा की आपूर्ति का समय है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ए और बी से पहले, यानी कि वह तारीख जिस पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। बी चालान जारी करने की तिथि से 60 दिन के तुरंत बाद की तारीख, जो भी वैल्यू हो उसी को रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म सेवाओं की आपूर्ति का समय माना जाता है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, ऊपर भी देखने को मिला था। 50 5 लाख के लिए माल की आपूर्ति के मामले में निम्नलिखित जानकारी की जाती है। इसमें जानकारी दे रखी है आपको फर्स्ट पॉइंट में 1 अप्रैल 2000 को अग्रिम प्राप्त हुआ। दूसरी दे रखी है चालान 15 अप्रैल 2000 को जारी किया गया। तीसरी दे रखी है 25 अप्रैल 2000 को माल हटाया गया। अब पूछ रहा है हमसे माल की आपूर्ति का समय क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 15 अप्रैल 2000।
यानी कि चालान जब जारी किया गया उसी को माल की आपूर्ति का समय माना जाएगा। इसके रूल आपको याद होंगे तो आप समझ सकते हैं चालान जारी करने की तिथि को ही क्यों माना गया है। 51 श्री राम एक वकील श्री ज्ञान से कानून सेवा प्राप्त कर रहे हैं। भुगतान की तारीख, चालान आदि के संबंध में जानकारी इस प्रकार है। इसमें आपको दे रखी है जानकारी। फर्स्ट पॉइंट में श्री ज्ञान द्वारा 15 अप्रैल 2000 को जारी किया गया चालान। दूसरी दे रखी है श्री ज्ञान को 5 मई 2000 को भुगतान प्राप्त हुआ। तीसरी दे रखी है श्याम के खातों में पुस्तक में दर्ज भुगतान की तारीख 1 मई 2000 है। तो वो पूछा है सेवाओं की आपूर्ति। अब इसका तो रूल आपको याद ही होगा, 2-3 बार आ चुका है। तो इसमें सेवाओं की आपूर्ति को तब माना जाता है जब भुगतान की तिथि या किताबों में जो दर्ज की जाती है जो भी पहले हो उसी को हम सेवाओं की आपूर्ति का समय माने जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भुगतान किया गया है वो 5 मई को और जो किताबों में दर्ज किया गया है वो 1 मई को। तो यानी पहले 1 मई है तो इसलिए इसमें दे रखा है आपको सी 14 जून 2000, जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1 मई 2000। आपको मैंने जितने भी इसमें न्यूमेरिकल सीरीज में प्रोवाइड कराए हैं उनके ऊपर ही इनका आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल के फॉर्मूले दे दिए गए हैं। आप उनको भी अगर वीडियो को पॉज करके समझ के न्यूमेरिकल को करें तो आप समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर सी ना होकर ए होगा 1 मई 2000। 52 श्री एक्स ने 18/12/2017 को कुछ सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध किया। ऐसी सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी देय है। सेवा 25/12/2017 को आपूर्ति की गई और 5/1/2018 को चालान किया गया। ग्राहक 29/12/2017 को सेवाओं के लिए चेक द्वारा भुगतान करता है और ऐसा भुगतान 6/1/2018 को श्री एक्स के बैंक खाते में जमा किया जाता है। भुगतान ग्राहक और श्री एक्स के खाते की किताबों में क्रमशः 30/12/2017 और 7/1/2018 को दर्ज किया गया। सेवाओं की आपूर्ति का समय क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 5/1/2018। आपको ये सवाल देखने में ऐसा लग रहा है जो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो स्किप करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ इतनी बड़ी दे रखी है, कोई बच्चा इसको देख कर ही डर जाएगा। बहुत टेढ़ी चीज़ है, पर आप इसका फॉर्मूला याद होगा तो आप 2 लाइन से ही इसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। सवाल की लेंथ से देख के डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनके फॉर्मूले अगर याद है तो आप इनको ज़रूर एग्ज़ाम में करके आना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसमें तो कई मार सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। अभी तक नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जितने भी 100 में से 75 या 75 में से 75 क्वेश्चन आते हैं तो उनको पूरे के पूरे अटैम्प्ट करिएगा। 53 एक ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड इन्फो 21 फरवरी 2017 को रॉय एंड बंसल लिमिटेड पर डाटाबेस एक्सेस के लिए चालान जारी करता है। भुगतान रॉय एंड बंसल लिमिटेड द्वारा 25 फरवरी 2017 को भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है और दर्ज किया जाता है। 28 फरवरी 2017 को बेस्ट इन्फो के खाते में बेस्ट इन्फो डिमांड ड्राफ्ट को बुनाता है और उसके बाद 3 मार्च 2017 से रॉय एंड बंसल लिमिटेड को डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। इस बीच कर की दर 1 मार्च से बदल जाती है। 2017 में बेस्ट इन्फो द्वारा डेटाबेस एक्सेस की सेवा की आपूर्ति का समय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 21 फरवरी 2017। इनके फॉर्मूले ऊपर दिए गए हैं, आप इनको खुद करिएगा। 54 मैसर्स ABC जयपुर में जीएसटी के तहत पंजीकृत नियमित डीलर है। वह अहमदाबाद के मैसर्स PQR को माल सप्लाई करता है। 1 सितंबर से आपूर्ति की गई वस्तुओं पर कर की दर 18% से बढ़कर 28% हो गई। माल की आपूर्ति मैसर्स ABC द्वारा 31 अगस्त की चालान तिथि के साथ की गई थी और गोदाम में माल भी उसी तिथि को भेजा गया था। उसी माल का भुगतान मैसर्स ABC को 2 सितंबर को प्राप्त हुआ। इस लेन देन में निम्नलिखित में कौन सा दर लागू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चालान और प्रेषण की तारीख के रूप में 18% कर दर में बदलाव से पहले हुआ है। 55 आपूर्ति पहचान योग्य नहीं है तो आपूर्ति का समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाउचर के मोचन की तिथि। ये आपको ऊपर भी आ चुका था।
56 जीएसटी के तहत आपूर्ति के स्थान का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। आप अगर देखेंगे इसमें सीरीज में इसका ऑप्शन ए दे रखा है, जबकि इसका आप गूगल पर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सबसे बेस्ट और राइट ऑप्शन होगा आंसर डी, उपयोग सभी। आपूर्ति का स्थान यह निर्धारित करता है कि लेन देन अंतर्राज्य है या नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। आपूर्ति का स्थान उस स्थान को निर्धारित करता है जहाँ आपूर्ति को अपना माल वितरित करना होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। सी, आपूर्ति का स्थान माल के प्राप्तकर्ता का स्थान निर्धारण करता है। आपूर्ति का स्थान आप वही होता है जहाँ माल का प्राप्तकर्ता होता है, इसलिए उपयोग सभी ही बात सही है। इसलिए इसका राइट आंसर सबसे बेस्ट और राइट आंसर डी होगा, ना कि ए। 57 भारत के क्षेत्र में माल का आयात माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राज्यीय आपूर्ति। भारत के क्षेत्र में माल का आयात माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति शामिल नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। ए दे रखा है SEZ डेवलपर को माल की आपूर्ति, बी SEZ इकाई द्वारा माल की आपूर्ति, सी धारा 15 के तहत एक पर्यटक को की गई आपूर्ति। ये सभी माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति में शामिल नहीं होंगी। 59 जहां माल इकट्ठा किया जाता है या साइट पर स्थापित किया जाता है आपूर्ति का स्थान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऐसी स्थापना या असेंबली का स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। 60 जनरेटर की स्थापना के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऐसी स्थापना का स्थान। ये भी आपको याद कर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे आपूर्ति का स्थान पूछा जाता है। 61 हरियाणा में श्री ए हरियाणा में ही बी को माल वितरित करते हैं। ऐसी डिलीवरी दिल्ली स्थित जेड की दिशा में थी। मतलब कि ये है जो हरियाणा में श्री ए है वो हरियाणा की श्री बी को माल देता है, पर वो डायरेक्ट ना देकर बीच में दिल्ली वाला है जेड जो ए से माल लेकर हरियाणा के वो बी को देता है। तो ये पूछा है हमसे निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों ए और बी, यानी कि ए जेड से IGST चार्ज करेगा। ये तो आपको पता ही होगी, जब दो राज्य मिलकर तो IGST लगनी है। और बी में दे रखा है जेड बी से IGST चार्ज करेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 सामान्यतः सेवा का प्राप्तकर्ता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भुगतान करने वाला ही सामान्यतः सेवा का प्राप्तकर्ता माना जाता है। 63 सामान्यतः सेवा का आपूर्तिकर्ता होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सामान्यतः सेवा का आपूर्तिकर्ता होता है। 64 भारत में आयात के मामले में माल की आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयातक का स्थान ही भारत में आयात के मामले में आपूर्ति का स्थान माना जाता है। 65 भारत में निर्यात के मामले में माल की आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत के बाहर का स्थान भारत से निर्यात के मामले में माल की आपूर्ति का स्थान होता है। 66 अचल संपत्ति से सीधे संबंधित मामलों में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह स्थान जहां अचल संपत्ति स्थित है, क्योंकि अचल संपत्ति आप उसको उठा के तो आप कहीं ले नहीं जाओगे। आपको अगर कोई भी सेवा प्राप्त करनी है तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो संपत्ति है, इसलिए वहीं पे ही आपूर्ति का समय माना जाता है अब अचल संपत्तियों में। 67 उस स्थिति में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है जहां किसी भारतीय सेवा प्रदाता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी व्यक्ति को सीधे अचल संपत्ति से संबंधित सेवाओं प्रदान की जाती है और ऐसी संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वह स्थान जहाँ अचल संपत्ति स्थित है, यानी कि अमेरिका। 68 रेस्तरां और खानपान सेवाओं के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है? ये भी आपको पता ही है, अचल संपत्तियां हैं, तो इनका स्थान क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका सी, वह स्थान जहां सेवा वास्तव में निष्पादित की जाती है, यानी कि रेस्तरां और खानपान जहां पे हमने किया है वही स्थान। 69 प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन सेवाओं के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का
स्थान क्या है जहाँ प्राप्तकर्ता पंजीकृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान। अगर पंजीकृत है तो सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। 70 किसी कार्यक्रम में प्रवेश के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह स्थान जहाँ वास्तव में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। क्योंकि कार्यक्रम किसी चीज़ में आयोजित होंगे तो वो अचली संपत्ति होगी, कोई होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, तो इसलिए वहीं पर ही वही स्थान इसका माना जाएगा। 71 किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रयोजन आवंटित करने के माध्यम से सहायक सेवाओं के मामले में आपूर्ति के स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हैं। फर्स्ट दे रखा है इसमें, यदि पंजीकृत व्यक्ति को सेवा प्रदान की गई तो ऐसे व्यक्ति का स्थान, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था, बिल्कुल सही बात है। बी, यदि अपंजीकृत व्यक्ति को सेवाओं का प्रदान की जाती है तो वह स्थान जब वास्तव में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, अगर अपंजीकृत है तो उसका जहाँ पर हमें सेवा दी जाती है वही स्थान उसका आपूर्ति मानते हैं, प्राप्तकर्ता का स्थान नहीं मानते हैं। प्राप्तकर्ता का स्थान तब मानते हैं जब वो पंजीकृत है। सी, यदि कार्यक्रम भारत के बाहर आयोजित किया जाता है तो वो सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 72 किसी पंजीकृत व्यक्ति को माल के परिवहन के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजीकृत व्यक्ति का स्थान। पंजीकृत अगर कहीं भी आया था तो आपको सीधे ही उस व्यक्ति का स्थान राइट ऑप्शन लगा देना है अगर माल की आपूर्ति का पूछता है स्थान। 73 एक अपंजीकृत व्यक्ति को कोरियर द्वारा माल के परिवहन की सेवा प्राप्त होती है। ऐसे लेन देन के लिए आपूर्ति का स्थान, अब इसमें उसका व्यक्ति का स्थान नहीं आएगा, जहाँ पे उसने कोरियर प्राप्त का वो स्थान आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वह स्थान जहाँ माल परिवहन के लिए सौंपा गया, यानी कि उसने जहाँ पे कोरियर प्राप्त करा अपना, जहाँ पे अपना माल प्राप्त किया वही स्थान उसका माल प्राप्ति का स्थान माना जाता है जब अपंजीकृत होता है। 74 किसी पंजीकृत व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजीकृत व्यक्ति का स्थान, सिंपल। 75 किसी वाहन पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वह वाहन के प्रस्थान के पहले दिन निर्धारित बिंदु का स्थान। यानी कि इसका मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हैं, अगर किसी वाहन पर आपको कोई सेवा प्रदान की जाती है तो सेवा का प्राप्ति का स्थान वो माना जाता है जहाँ से उस वाहन ने चलना प्रारंभ किया। अब जैसे आप मान सकते हैं, आप बस में जा रहे हैं केदारनाथ, तो आप केदारनाथ के लिए कहीं बीच में से बैठे, ये बस चल रही है, कहीं लंबे सफ़र से चल रही है, आपने इसको बीच में पकड़ा, जैसे कि दिल्ली में पकड़ लिया है, उत्तर प्रदेश में इसको बस में पकड़ के आप उसमें बैठ गए, आपूर्ति का स्थान जो माना जाएगा बस में वो आपूर्ति का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 एक कंपनी ने ग्राहक को संचार सेवाओं के लिए एक निश्चित दूर संचार लाइन बनाने के लिए एक एंटीना स्थापित किया है। ऐसी संरचना सेवा की आपूर्ति का स्थान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह स्थान जहां एंटीना स्थापित है, क्योंकि एंटीना एक अचल संपत्ति है। 77 पोस्ट पेड आधार पर प्रदान की जाने वाली दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान डैश का स्थान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपूर्ति के रिकॉर्ड पर सेवाओं को प्राप्त करने का बिलिंग पता ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है। 78 पूर्व भुगतान के आधार पर प्रदान की जाने वाली दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के लिए मोबाइल कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का स्थान जहां बिक्री एजेंट के माध्यम से सेवा की गई सेवा का स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर बिक्री एजेंट। 79 ऑनलाइन सूचना डाटाबेस पहुंच और पुनर्प्राप्ति सेवाओं OIDAR के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान। 80 इसमें पॉइंट ये दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवाओं की आपूर्ति के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा। बी दे रखा है इसमें, ऐसे मामले में जहां सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान सेवाओं की आपूर्ति के रिकॉर्ड पर नहीं है, आपूर्ति का स्थान सेवाओं की आपूर्ति
कर्ता का स्थान होगा, उपयुक्त में से टिप्पणी करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गई बीमा सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजीकृत व्यक्ति का स्थान। 82, पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की गई बीमा सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान। 83, एक टूर ऑपरेटर भारतीय पर्यटकों को दौरे के लिए सेवाएं प्रदान करता है और भारत के बाहर यात्रा करने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही, उसको जीएसटी भुगतान करना होगा। 84, इसमें पॉइंट दे रखा है, आईजीएसटी माल के आयात के मामले में लागू है। बी दे रखा है, आयात के मामले में विशेष परिस्थितियां हैं जहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है, क्योंकि जब भी आयात होता है तब आईजीएसटी लगती है, क्योंकि आयात होता है दो देशों के बीच में, एक देश से दूसरे देश में जब माल मंगाया जाता है उसको आयात कहते हैं। जैसे भारत ने अमेरिका से कुछ भी माल मंगाया, गुड्स मंगाया, उसको हम आयात कहेंगे। अगर भारत अमेरिका को कोई माल भेजता है तो उसको निर्यात कहते हैं। तो इसमें जब भी दो देश हो गए या दो स्टेट भी अगर मिल जाते हैं तब भी आईजीएसटी देनी पड़ती है। बी में दे रखा है, किसी परिस्थिति में सीजीएसटी और एसजीएसटी ये केवल एक राज्य के अंदर जब व्यापार होता है उसमें लगाई जाती है। अगर दो राज्य भी व्यापार कर रहे हो तब भी आईजीएसटी लगाई जाती है। तो देश के बीच में तो एसजीएसटी का सवाल ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही, बी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उन वस्तुओं के संबंध में आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के मामले में जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ स्थान से भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, आपूर्ति का स्थान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह स्थान जहां सेवा की आपूर्ति के समय सामान स्थित है। 86, किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं के मामले में जिसके लिए सेवा की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ प्राप्तकर्ता या उसकी सेवा से कार्य करने वाले व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह स्थान जहां सेवा वास्तव में निष्पादित की जाती है। आपको ज़्यादातर जीएसटी में पेपर में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, या तो शॉर्ट न्यूमेरिकल जो कि फॉर्मूले बेस्ड पे होंगे, ऐसे ही आपको आपूर्ति का समय, भुगतान का समय पूछ लेगा। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और एक वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको धाराएं वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। 87, किसी होटल, गेस्ट हाउस या क्लब द्वारा आवास की आपूर्ति सहित किसी अचल संपत्ति के संबंध में सीधे आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति का स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वह स्थान जहां अचल संपत्ति स्थित है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुका है। 88, सेवाओं के प्रावधान के दौरान खाताधारकों को बैंकिंग कंपनियां, वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान धारा 13 के तहत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान। 89, कमीशन एजेंटों जैसे मध्यस्थ सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान सेवा के आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा। बी दे रखा है, भारतीय प्रिंसिपल को सेवा प्रदान करने वाले विदेशी कमीशन एजेंटों के मामले में सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ही सही हैं।